बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विज्ञान के नवीन आविष्कार जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, पंखे, विद्युत, ये सब हमारे जीवन में इस सीमा तक सम्मिलित हो चुके हैं कि इनके बिना अब जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा बच्चों, नई चीज़ों के बारे में सोचने समझने और नए आविष्कारों के बारे में जानने में कौन सा विषय हमारी मदद करता है? हाँ, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि मनुष्य जिज्ञासा से भरा होता है और विज्ञान उस जिज्ञासा को शांत करने में हमारी मदद करता है। अच्छा बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किन साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े, पैदल, परंतु इसमें कई दिन, यहाँ तक कि कई महीने लग जाया करते थे। परंतु आज के आधुनिक काल में कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के उपयोग से समय की बचत भी होती है और आसानी भी। अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि पुराने ज़माने में कृषि में मनुष्य किन उपकरणों का प्रयोग करते थे, जैसे हल, खुरपी, दराती, फावड़ा, ये सब का प्रयोग करते थे। परंतु आज के काल में आधुनिक उपकरण जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, इन सब का प्रयोग किया जाता है और ट्रैक्टर के प्रयोग से कुछ ही देर में खेत को तैयार कर लिया जाता है। और हाँ बच्चों, पहले संदेश पहुंचाने के लिए पत्र भेजा करते थे, फिर अर्जेंट सूचना के लिए टेलीग्राम आए, परंतु अब मोबाइल के द्वारा हम कुछ ही क्षणों में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की ही देन है। तो बच्चों, हमने ये देखा कि विज्ञान के द्वारा हमारी दिनचर्या और कार्यशैली दोनों में ही सुधार आया है। जैसे अब हम घरों में एलईडी बल्ब्स का प्रयोग करते हैं, उससे बिजली की बचत होती है। और हाँ, अब पैसे लेके भी घूमना नहीं पड़ता। भीम ऐप जैसे ऐप्स के द्वारा हम फ़ोन के द्वारा ही पैसे का लेन देन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। तो बच्चों, आज हम विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति के बारे में एक एक क्षेत्रों को विस्तार से जानेंगे। तो हम अपने पहले प्रकरण की ओर चलते हैं, वो है संचार। संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने वाले साधन को संचार कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि। इंग्लिश में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार के क्षेत्र में बहुत सारे नए आविष्कार हुए, जैसे 2001 में ई पोस्ट का आविष्कार। फिर 20वीं शताब्दी में मोबाइल फ़ोन्स उपग्रह के द्वारा हमसे जुड़े। 21वीं शताब्दी में स्मार्टफोन्स 3G और 4G के रूप में उपलब्ध हुए। और हाँ, अब 5G भी जल्दी ही आने वाला है। फिर अगला आविष्कार है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे लोग एक साथ अलग अलग जगहों से मिलकर मीटिंग्स कर सकते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब अगला आविष्कार है जैसे वाईफाई। वाईफाई का नाम तो आपने सुना ही होगा।
वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। रेडियो तरंगों की मदद से इंटरनेट तक पहुंचने की युक्ति को वाईफाई कहते हैं। अगला आविष्कार है वाईमैक्स। वाईमैक्स में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बिना तारों के संपर्क स्थापित कर लेता है। तो देखा बच्चों, संचार के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और इसके कारण हमारी दिनचर्या और कार्यशैली बहुत आसान और सरल हो गई है। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं और वो है शिक्षा में सूचना और संचार के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब बच्चों, सूचना क्या है? सूचना यानी इंफॉर्मेशन, संचार कम्युनिकेशन, और प्रौद्योगिकी तो आप जानते ही हैं टेक्नोलॉजी। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी कहते हैं। और आईसीटी से तो आप भली भांति परिचित हैं। बच्चों, पहले रेडियो और टेलीविज़न पर शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम आया करते थे और वो उन बच्चों के लिए होते थे जो ऐसे क्षेत्रों में रहते थे जहाँ अच्छे स्कूल कॉलेजेस और नहीं होते थे और शिक्षक भी ऐसे क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाते थे। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए टीवी पे और रेडियो पे प्रोग्राम्स आया करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आईसीटी की योजना की शुरुआत दिसंबर 2004 में हुई। इसके उदाहरण हैं लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स आदि। बच्चों, भारत का पहला उपग्रह एड्यूसेट, जो शिक्षा के लिए ही समर्पित है, उसका मेन उद्देश्य है देश के अलग अलग क्षेत्रों से सभी शिक्षकों को और छात्रों को जोड़ना और उसे सुदूर शिक्षा के लिए ही बनाया गया है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग के लिए एड्यूसेट को बनाया गया। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल्स और ई बुक्स, इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखा बच्चों, हमने ये जाना कि जो भी पढ़ाई हम वीडियो, टेलीविज़न, रेडियो या किसी भी माध्यम से करते हैं, वो सब आईसीटी के अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, अब हम अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं और वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हाँ, मैं आपकी उत्सुकता को समझ सकती हूँ कि जैसे ही अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी का नाम आया तो आप लोग बहुत उत्सुक हो गए। तो बच्चों, हमारे देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इनकोस्पार का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ। इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहते हैं। इसी प्रकार इसरो का गठन नवंबर 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही अध्यक्षता में हुआ। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ नए नए अंतरिक्ष अनुसंधान किए जाते हैं और इसरो के
सफल प्रक्षेपण हैं मंगलयान और चंद्रयान 1। बच्चों, आपने मिशन मंगल मूवी तो देखी ही होगी। उसमें मंगलयान प्रक्षेपण के बारे में ही दर्शाया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी उपग्रह प्रणाली है, यानी कि सैटेलाइट सिस्टम? तो वो है इनसेट और IRS। इनसेट INSAT, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और हिंदी में इसे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। और दूसरा है IRS, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हिंदी में भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं। अब बच्चों, आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा कि ये उपग्रह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला लेते हैं हम इनसेट। तो बच्चों, इनसेट दूरदर्शन प्रसारण, दूरसंचार, मौसम की जानकारी और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी, ये सब हमें इनसेट के द्वारा प्राप्त होती हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग टीवी पे समाचार तो देखते ही हैं, तो उसके बाद मौसम की जानकारी आती है। उससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह का कितना तापमान है, कहाँ तेज़ बारिश आएगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है जैसे सुनामी। तो इन सब की चेतावनी हमें पहले से ही मिल जाती है, तो जान और माल दोनों का नुकसान नहीं होता। और तेज़ तूफान के बारे में पता चलने से समुद्र में मछुआरों को जाने से रोक दिया जाता है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अब हम बच्चों अपने दूसरे सैटेलाइट सिस्टम की बात करते हैं, जो है IRS। यानी भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। इसका क्या काम है? यह हमें प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में मदद करता है, यानी कृषि, जल सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और जितने भी खनिज सर्वेक्षण, इन सब की जानकारी हमें IRS के द्वारा प्राप्त होती है। तो देखा बच्चों, उपग्रह हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमारे देश को उन्नतशील बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। अच्छा बच्चों, अब आपके मन में ये उत्सुकता तो ज़रूर होती होगी कि ये उपग्रह अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचते हैं। तो बच्चों, उपग्रह को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए प्रक्षेपण यान होते हैं, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। और हमारे देश के लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं PSLV और GSLV। पहले हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में इसे भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। ये जो प्रक्षेपण यान है, इनका काम है कि सभी उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाना। अब अगर हम बात करते हैं PSLV की, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो PSLV IRS उपग्रह को अंतरिक्ष तक लेकर जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब PSLV जब IRS उपग्रह को अंतरिक्ष में लेके जाता है, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण हैं वो IRS के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है GSLV, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इनसेट उपग्रह को
अंतरिक्ष तक लेकर जाते हैं, जिससे हमें मौसम की जानकारी, दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसारण, इन सब के बारे में पता चलता है। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, जो है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिए DRDO का गठन हुआ। DRDO, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। DRDO के अंतर्गत बहुत सारी नवीन उपलब्धियां प्राप्त हुई, जैसे सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल, फिर अर्जुन टैंक, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, फिर है फ्लाइट सिमुलेटर्स और चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान। बच्चों, मिसाइल्स को प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, और प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ, यानी लॉन्च हुआ, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। तो इन सब मिसाइल का लॉन्चिंग हुई और प्रक्षेपण हुआ। अब बच्चों, हम बात करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको हम मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। हम ये तो जानते हैं कि इनका नाम मिसाइल मैन है, परंतु इन्हें हम ऐसा क्यों बुलाते हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई, और 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी इनकी अहम भूमिका थी। और बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हमारे देश की हैं, INS कोची और INS अरिहंत, और ये दोनों ही बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। और जब रक्षा और प्रतिरक्षा की बात आए और हम राफेल की बात ना करें, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अब राफेल लड़ाकू विमान भी हमारी देश की सुरक्षा में जुड़ चुके हैं, और राफेल का उद्देश्य है वायु में वर्चस्व बनाने का। तो देखा बच्चों, हमारे देश में इन सभी उपकरणों के कारण भारत को विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में जाना जाता है। अब हम बच्चों अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं, और वो है कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत है, तो इसलिए कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसी कारण इसमें हमारी कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए नवीनतम उपकरणों का, उर्वरकों का और अच्छे उन्नतशील बीजों का और पर्याप्त सिंचाई से पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा बच्चों, पहले के ज़माने में गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, परंतु इससे उपज काफ़ी कम होती थी। तो उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे उपज तो काफ़ी बढ़ी, परंतु इससे कई प्रकार की हानियाँ मनुष्य को पहुँचने लगी, और कई प्रकार की घातक बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त हो गए। तो इसलिए अब जैविक खाद यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। और जैविक खाद यानी हरी खाद से क्या क्या फ़ायदे होते हैं?
तो वो ये होते हैं कि भूमि जो है, भूमि भूमि में पोषण बना रहता है, भूमि को क्षति नहीं पहुंचती और प्रदूषण भी घट जाता है। तो इसी कारण से अब हम खेती को अभिनव कृषि कहते हैं। बच्चों, अभिनव कृषि क्या है? अभिनव कृषि के अंतर्गत सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिसके अंतर्गत किसानों को नवीन उपकरणों और धन का अभाव ना हो। अच्छा बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि अभिनव कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, जैसे जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि और दूसरा है नाइट्रीकरण निरोधक विधि। इसके द्वारा जो बायो एजेंट्स होते हैं वो नाशी कीड़ों का नाश करते हैं और फसल के वो दोस्त होते हैं। अच्छा बच्चों, जब हमने कृषि की बात की तो हम सिंचाई की बात भूल जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्यूबवेल, नदियाँ, नहर और बारिश। परंतु बच्चों, कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पानी का अभाव है, यानी वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो ऐसी जगहों के लिए हम छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर्स का प्रयोग करते हैं और दूसरा ड्रिप तंत्र यानी कि जो बिल्कुल पौधे के पास ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और उपज भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों, कृषि और खाद्यान्न में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत अच्छे बीजों के प्रयोग से अच्छी उपज प्राप्त करना। अगली क्रांति है पीली क्रांति, जिसको येलो रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें तिलहन उत्पादन पर जोर दिया गया है। तिलहन उत्पादन यानी तेल का उत्पादन। तो ऐसी फसलों को बोया जाता है जैसे तिल, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी। अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति के अंतर्गत भूमि को उर्वरक बनाए रखने के लिए रासायनिक खाद के प्रयोग की जगह हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। तो जैविक खाद से भूमि में प्रदूषण नहीं होता। तो देखा बच्चों, हमारे देश में कृषि में कितनी नवीनतम प्रगति हुई है। अब हम बच्चों अपने अगले और आखिरी प्रकरण की ओर चलते हैं और वो है चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, पहले अस्पतालों में स्कैनर्स और एक्सरे से ही रोगियों की जांच होती थी, परंतु बढ़ती हुई घातक बीमारियों से अब वो पूरा नहीं होता, तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ने लगी। तो नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार से जो आविष्कार हुए वो हैं रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी और एमआरआई। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनके द्वारा रोगों की जांच भी हो जाती है और इलाज भी संभव। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियां। उसमें है पहला अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें जिंदा इंसान में दूसरे इंसान के अंग को सर्जरी के द्वारा लगाने को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे हार्ट,
लीवर, किडनी, लंग्स आदि। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति की दोनों किडनी किसी भी कारण से खराब हो जाती हैं तो उसका अपना ही परिजन उसको एक किडनी डोनेट कर सकता है और इससे दोनों ही व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगली उपलब्धि है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस में कृत्रिम अंग यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लगाने का काम होता है जो या तो प्लास्टिक या धातु का बना होता है। और अगली उपलब्धि है हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड, यानी यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो किडनी का काम एक मशीन के द्वारा किया जाता है। तो मशीन के द्वारा रक्त को साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति के बारे में। तो आज आपका गृह कार्य है, जितनी भी विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति हुई है उनमें संक्षिप्त लेख लिखिए और आपके स्कूल में आईसीटी के माध्यम से जैसे भी जिस रूप में पढ़ाई आपकी कराई जाती है उसके ऊपर भी आप एक लेख लिखकर लेके आइएगा। अच्छा बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि कुछ लोग धन का दान करते हैं और कुछ लोग ज्ञान का दान करते हैं, परंतु बच्चों सबसे बड़ा दान अंग दान होता है, यानी ऑर्गन डोनेशन का दान। तो ऑर्गन डोनेशन जो 13 अगस्त को विश्व अंग दान दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा दान इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के मरने के बाद भी उसके अंगों के कारण कई लोगों को जीवन दान प्राप्त होता है। और बच्चों, इसके लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध है। बच्चों, उत्तराखंड निवासी श्री प्रेम सिंह जी के बेटे की इसी साल जून में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। श्री प्रेम सिंह जी ने अपने बेटे के अंगों को दान कर 4 व्यक्तियों के जीवन को बचाया। तो आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब मिलकर अपने अंग को दान करेंगे, क्योंकि हमारे देश में अंग ट्रांसप्लांटेशन और अंग की उपलब्धता में बहुत अंतर है। तो हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं और अपने देश को एक स्वस्थ देश बनाते हैं। धन्यवाद।